गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 20 अगस्त 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई सुझाव देना है, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें। तो आज का क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन सीबीआई के रिगार्डिंग है और ये क्वेश्चन मैंने एक बार पहले भी डाला था। आज फिर से मैं ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। इसका रीज़न है कि आज मुझे सीबीआई पे डिस्कस करना है आपके साथ। सीबीआई पे आज मैं चर्चा करूँगा। तो क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट है कि सीबीआई एक सांविधिक संगठन है, यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है। दूसरा स्टेटमेंट है कि केंद्र सरकार किसी राज्य में अपराध की जांच के लिए सीबीआई को अधिकृत कर सकती है, लेकिन ऐसा केवल संबंधित राज्य सरकार की सहमति से ही किया जा सकता है। और तीसरा है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय सीबीआई को राज्य की सहमति के बिना भी देश में कहीं भी किसी अपराध की जांच का आदेश दे सकती है। तो इन तीनों स्टेटमेंट में कौन से स्टेटमेंट सही हैं? ऑप्शन ए है पहला और दूसरा, ऑप्शन बी है दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी है पहला और तीसरा, ऑप्शन डी है पहला, दूसरा और तीसरा। इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में दे दें। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा और वैसे भी सीबीआई के बारे में आज मुझे डिस्कस करना है। सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उसके बाद सीबीआई ही करेगी सुशांत सिंह राजपूत मौत की जांच। आपको पता है जैसा कि बिहार सरकार ने सुशांत सिंह मौत की जांच के लिए सीबीआई को रिकमेंड कर दिया था और उसके बाद सीबीआई जांच करना शुरू की, लेकिन इसके खिलाफ रिया चक्रवर्ती और मुंबई सरकार, महाराष्ट्र सरकार या महाराष्ट्र पुलिस जो है इसके खिलाफ गई। उनका कहना था कि सीबीआई की जांच नहीं होना चाहिए था। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि नहीं, सीबीआई ही जांच करेगी। बिहार सरकार ने जो रिकमेंड किया कि सीबीआई जांच की, वो एक सही डिसीजन था। इसी को लेकर के चर्चा है। तो बेसिकली आपको ये जानकारी होना चाहिए कि सीबीआई क्या है। सबसे पहला फैक्ट, सीबीआई कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के तहत आता है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सीबीआई होम मिनिस्ट्री के तहत आता है। बिल्कुल नहीं, सीबीआई गृह मंत्रालय के तहत नहीं, कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। सीबीआई इज नीदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी बॉडी। ना तो ये संवैधानिक संगठन है, ना ही सांविधिक संगठन है। ना तो संवैधानिक और ना ही सांविधिक संगठन है। तो फिर सीबीआई को शक्ति किससे प्राप्त है? तो सीबीआई को शक्ति प्राप्त है दिल्ली स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। इस एक्ट के द्वारा सीबीआई शक्ति प्राप्त करती है। यानी सीबीआई को कहीं भी जांच करना है देश भर में, तो इसी दिल्ली स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के द्वारा सीबीआई जांच कर सकती है। इसी एक्ट के द्वारा सीबीआई को शक्ति प्राप्त। वर्ष 1963 में भारत सरकार द्वारा सीबीआई का गठन भारत की रक्षा से संबंधित गंभीर अपराधों, उच्च पदों पर भ्रष्टाचार, गंभीर धोखाधड़ी, ठगी व गबन, सामाजिक अपराध आदि के अन्वेषण के लिए किया गया था 1963 में। इंटरपोल के सहयोगी के रूप में काम करती हैं। यानी अगर इंटरपोल को देश भर में इंटरपोल को कोई जानकारी प्राप्त करना होगा भारत में, तो वो सीबीआई से करेगी, और सीबीआई को कोई जानकारी प्राप्त करना होगा इंटरपोल से विश्व लेवल पे, तो वो इंटरपोल से प्राप्त करेगी। तो इस तरह से देश में इंटरपोल के सहयोगी के रूप में सीबीआई काम करती है। हालांकि हमने इंटरपोल के बारे में भी आपके साथ डिस्कस किया है पहले न्यूज़ में, फिर कभी चर्चा होगा तो मैं कर दूंगा। सीबीआई द्वारा अन्वेषण योग्य मामले, पहला है भ्रष्टाचार निरोधक अपराध। केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, भारत सरकार के स्वामित्व व नियंत्रण वाले निगम और निकायों, लोक अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध अगर कोई भ्रष्टाचार का मैटर आता है तो सीबीआई जांच कर सकती है। आर्थिक अपराध को लेकर के सीबीआई जांच कर सकती है। विशेष अपराध को लेकर के सीबीआई जांच कर सकती है। स्वतः संज्ञान मामले को लेकर के सीबीआई जांच कर सकती है। सीबीआई केवल केंद्र शासित प्रदेशों में स्वतः संज्ञान लेकर के अपराधों की जांच कर सकती है। केंद्र शासित प्रदेश में ही सिर्फ,
किसी राज्य में सीबीआई सो मोटो नहीं ले सकती। बिहार जैसे राज्य में अगर सीबीआई को जांच करना होगा तो सीबीआई सो मोटो से नहीं जांच कर सकती है। लेकिन अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जांच करना होगा, लक्षद्वीप में जांच करना होगा, चंडीगढ़ में जांच करना होगा, ये सारे के सारे केंद्र शासित प्रदेश में जांच करना होगा तो सीबीआई सो मोटो स्वतः संज्ञान ले सकती है। केंद्र सरकार राज्य में अपराध की जांच के लिए सीबीआई को अधिकृत कर सकती है। केंद्र सरकार कह सकता है कि आप जाकर के फलना राज्य में जो है, या केंद्र सरकार कह सकता है कि आप जाकर के किसी पर्टिकुलर राज्य में जांच कीजिए, लेकिन उससे पहले उसे उस राज्य से जो है परमिशन लेना होगा, सहमति लेना होगा। और यही कारण है कि हमने देखा है कि कई बार जब केंद्र सरकार ने रिकमेंड किया है सीबीआई की जांच वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल की जो है मुख्यमंत्री ने उन्हें रिकमेंडेशन नहीं दिया था, उनसे सहमति नहीं दिया था, इसलिए केंद्र सरकार के रिकमेंडेशन के बावजूद भी सीबीआई वेस्ट बंगाल में जांच नहीं कर पाती थी। तो इस तरह से आप अपने न्यूज़ को जो फैक्ट है उससे कनेक्ट करने की कोशिश करें। लेकिन सीबीआई को अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिकमेंड कर देगा कि आप जांच कीजिए, तो ऐसे कंडीशन में राज्य की सहमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। मान लो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच करेगी, रिकमेंड किया कि सुशांत सिंह मैटर पे सीबीआई जांच करेगी, तो वैसे कंडीशन में फिर महाराष्ट्र सरकार के परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सीबीआई के निदेशक काफ़ी इंपॉर्टेंट पद है। 2014 में लोकपाल अधिनियम ने सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति के लिए एक समिति का प्रावधान किया था और इस समिति के अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ये क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछ सकता है। प्राइम मिनिस्टर इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके अन्य जो है सदस्य होते हैं विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो 3 सदस्यीय समिति होती है जो सीबीआई के निदेशक के गठन के जो है चयन करता है। एक पहला होता है इसमें पीएम, दूसरा होता है लीडर ऑफ अपोजिशन और तीसरा होता है या तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित कोई न्यायाधीश। सीवीसी एक्ट 2003 के तहत सीबीआई के निदेशक का कार्यकाल जो है 2 वर्ष तय किया गया। तो ये बेसिक फंडा है, बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको याद करना चाहिए सीबीआई के बारे में। इसको एक बार आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जिस तरह से जितने बैंक होता था, बैंक का पर्टिकुलरली हर एक बैंक का अपना अपना एग्जाम होता था। अब क्या हुआ है कि बैंक को कंबाइन करके एक संगठन बना दिया है आईबीपीएस, और जितने भी बैंक है उसका कंबाइंड आईबीपीएस एग्जाम लेता है। इसी तरह से जितने भी ग्रुप सी और ग्रुप बी के भर्ती हैं उसका एक अलग से बोर्ड बनेगा जो इसका एग्जाम लेगा, और ये बोर्ड होगा राष्ट्रीय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय एजेंसी जो है इसका इम्तिहान कराएगी, जो ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों का कंबाइंड एग्जाम लेगा पूरे देश भर में। यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। इसको भी एक बार आप देख लेना। हालांकि कल मैंने इस पर चर्चा किया था कि नौसेना की मीटिंग होने वाली है, लेकिन बहुत कोई खास डिसीजन इस पर लिया नहीं गया, इसलिए हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे। बाकी इसको एक बार आप जानकारी के लिए पढ़ लेना। इस पर भी कल हमने चर्चा किया था, एक बार इसको भी आप पढ़ सकते हैं। तबलीगी जमात मामले में ईडी ने दिल्ली, मुंबई समेत कई स्थानों पे छापे मारे। तो यहाँ पे 2 संस्था इंपॉर्टेंट है, एक तो ईडी, दूसरा तबलीगी जमात। तो तबलीगी जमात मामले में ईडी ने दिल्ली, मुंबई समेत कई स्थानों पे छापे मारे। जो तबलीगी जमात के जो प्रमुख हैं वो ये हैं मौलाना साद। तो इनको खोजने के लिए ईडी छापे मार रही है लगातार। और तबलीगी जमात जब से कोरोना वायरस का प्रकोप शुरू हुआ तब से चर्चा में है। आपको जानकारी होना चाहिए कि तबलीगी जमात क्या है। तबलीगी जमात की स्थापना देवबंद इस्लामी मोहम्मद इलियास अल कंदलाली के द्वारा किया गया था। मेवात में 1926 में इसकी स्थापना किया गया था। मेवात उत्तर पश्चिमी भारत में हरियाणा और राजस्थान के राज्यों के एक ऐतिहासिक क्षेत्र है। तबलीगी जमात ने मुस्लिमों से पैगंबर की तरह जीने को कहा।
वे सूफी इस्लाम की विचारधारा का धार्मिक आधार पर विरोध करते हैं। वे अपने सदस्यों को पैगंबर की तरह कपड़े पहनने का समर्थन करते हैं। पुरुषों को आमतौर पे अपनी होठों की मूछों को साफ तथा लंबी दाढ़ी रखनी पड़ती है। यानी पैगंबर जिस तरह से रहते थे उसके रहन ढहन को, उसके कपड़े को जो है उसी तरह से हमें कपड़े पहनने हैं, उसी तरह से हमें रहना है, उसी तरह से हमें दाढ़ी रखना। तो ये जो है बेसिकली अपने ट्रेडिशन को बरकरार रखना चाहता है तबलीगी जमात। इस संगठन का मुख्य कार्य इस्लाम धर्म में शुद्धिकरण पे केंद्रित है। यानी इस्लाम धर्म में जो बुराई आ चुकी है उस बुराई को समाप्त करके हमें इसे शुद्धिकरण करना होगा। ये इस धर्म का या इस तबलीगी जमात का ध्येय है। तो बेसिक इतना फंडा है, आपको जानकारी होना चाहिए। बाकी ईडी के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है। आप हमें निश्चित तौर पे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि ईडी जो है किस 2 एक्ट के उल्लंघन की स्थिति में ईडी एक्शन लेता। ये जो 2 एक्ट हैं इसी के उल्लंघन की स्थिति में ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक्शन लेता है। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, कई बार हमने चर्चा किया। चीन के साथ चर्चा है, एक बार इसको भी देख सकते हैं आप। चुनाव आयुक्त पद से अशोक लवासा की इस्तीफा मंजूर। भारत में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। टोटल 3 पद हैं, एक चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 अन्य चुनाव आयुक्त। तो ये जो 2 अन्य चुनाव आयुक्त थे उसमें एक थे अशोक लवासा जी, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उसके इस्तीफा को राष्ट्रपति ने मंजूर कर दिया है। उनका इस्तीफा देने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि वो जल्द ही एशियन डेवलपमेंट बैंक में अपनी नई पारी की शुरुआत करेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट का काम करेंगे। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जस्ट वो ज्वाइन कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट वहाँ बनेंगे। तो थोड़ा सा जानकारी एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। एशियन डेवलपमेंट बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला जो फिलीपींस की राजधानी है वहाँ पे है। वर्तमान में इसके 68 सदस्य हैं जिसमें 49 जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र के हैं। एडीबी में शेयरों का सबसे बड़ा अनुपात जो है जापान का है। सबसे बड़ा शेयर होल्डर जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक में वो है जापान। तो ये बेसिक फंडा है, याद रख लेना। एशियन डेवलपमेंट बैंक में सबसे बड़ा शेयर होल्डर है वो है जापान। एडीबी रणनीति 2030 लाई थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक रणनीति 2030 लाई थी जिसमें उनका फोकस था कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में बदलती आवश्यकताओं के अनुसार एडीबी कार्य कर रहा है। और एडीबी जो है विकासशील देशों की उन परियोजनाओं का समर्थन करता है जो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के परस्पर सहयोग से मिलकर काम करते हों। तो बेसिक फंडा है, इतना बेसिक कॉन्सेप्ट याद रख लेना। एडीबी का हेडक्वार्टर है आपको मनीला में। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। 68 देश है जिसमें 49 देश एशिया प्रशांत क्षेत्र का है और जापान इसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। इसको भी एक बार आप देख सकते हैं। सरकार चाहेगी तो आईसीएमआर जल्द वैक्सीन लाने पे करेगी विचार। जब से कोरोना वायरस आया आईसीएमआर लगातार चर्चा में है। आईसीएमआर के बारे में एक बार फिर से आज हम डिस्कस करते हैं। आईसीएमआर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद वर्ष 1911 में भारतीय अनुसंधान कोष संघ की स्थापना हुई थी जिसका उद्देश्य था कि चिकित्सा अनुसंधान के प्रायोजित और समन्वित करना, यानी इसके डेवलपमेंट में काम करना, इसको मिल के काम करना चिकित्सा के सेक्टर में। स्वतंत्रता के बाद भारतीय अनुसंधान कोष संघ की गतिविधियां में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए। 1949 में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नाम से इसका पुनर्नामांकन हुआ। यह विश्व के सबसे पुराने आयुर्विज्ञान
संस्थान में से एक है। इस परिषद को भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है, यानी आईसीएमआर भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इसके शासकीय निकायों के अध्यक्ष होते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये याद रख लेना आईसीएमआर के बारे में। बिजनेस पेज पे जो फर्स्ट न्यूज़ है, एमएसएमई के लिए स्ट्रेस्ड फंड के दिशा निर्देश जारी। सबसे पहला फैक्ट कि एमएसएमई होता क्या है। तो एमएसएमई की परिभाषा पे कल भी हमने आपके साथ डिस्कस किया, आज हम इस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो एमएसएमई के तहत जो स्ट्रेस्ड एसेट, देखो यहाँ पे अगर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कर्ज चुकाने में असक्षम हो चुकी एमएसएमई को उबारने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के स्ट्रेस्ड फंड के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। आत्मनिर्भर भारत जब पैकेज आया था सरकार ने, तो उसमें सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए एमएसएमई के लिए प्रावधान किया था। वो एमएसएमई जो कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं है, उसको भी मुख्यधारा में किस तरह से लाया जाए। तो एक बार इसको इस रूप में आप देख सकते हैं। ओके, इसके बारे में मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा। सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने खारिज की व्हाट्सएप के खिलाफ दायर याचिका। तो यहाँ पे एक याचिका दायर किया गया था सीसीआई में कि व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप फेसबुक का एक पार्ट है, फेसबुक का एक अंग है। व्हाट्सएप को फेसबुक ने परचेज कर लिया था। तो व्हाट्सएप जो है भुगतान सेवा, डिजिटल भुगतान सेवा के माध्यम से मार्केट में मोनोपोली कायम कर लेगा। ये एलिगेशन था एक शिकायतकर्ता का, और उसके शिकायतकर्ता के एलिगेशन के आधार पे व्हाट्सएप में जो है सीसीआई में मैटर गया। अब देखते हैं सीसीआई क्या डिसीजन सुनाता है। लेकिन जो सीसीआई है, बेसिकली ये संस्था वो संस्था है जो इंश्योर करती है कि देश में कंपटीशन बना रहे, किसी का भी मोनोपोली मार्केट में कायम ना हो। मसलन जियो जैसे, जियो कंपनी है, ये कंपनी मान लो कि पूरी की पूरी तरह मार्केट पे अपना कब्जा जमा ले, अन्य कंपनी मार्केट से बाहर हो जाए। बहुत सारी कंपनी मार्केट से बाहर हो गई, जैसे एयरटेल वगैरह भी मार्केट से बाहर हो जाए, वोडाफोन मार्केट से बाहर हो जाए, सिर्फ और सिर्फ जियो बचे। तो अभी आपको ये लग रहा है कि जियो चलो सस्ता देता है, लेकिन आने वाले समय में जब ये मोनोपोली कायम कर लेगी तो अपने मन के अनुसार ये कभी भी अपना टैरिफ बढ़ा सकती है, कभी भी पैसा दुगना कर सकता है कस्टमर पे। तो इसलिए किसी भी का मोनोपोली मार्केट पे कायम ना हो, इसके लिए ये संस्था काम करती है, जिस संस्था का नाम है सीसीआई। यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन किस तरह से मार्केट में बना रहे, उसके लिए ये संस्था काम करती है। तो इसका नाम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट 2002 में आया था, और उसके एक्ट के माध्यम से इस संस्था की स्थापना हुई। इसलिए ये एक सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में जो है पहले जो है 1+5 मेंबर हुआ करता था, अब 1+3 कर दिया गया। 2018 में इसमें, अप्रैल 2018 में इसमें संशोधन किया गया है, 1+3 कर दिया गया है। पहले 1+5 था, यानी एक अध्यक्ष होते थे, 5 सदस्य होते थे। अब 1+3 कर दिया गया है, यानी एक अध्यक्ष होंगे और 3 सदस्य होंगे। उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा करना और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, ये बेसिकली इसका काम है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन 2002 में एक्ट आया था। 1+3 इसमें मेंबर है, टोटल 4 मेंबर होते हैं इसमें, एक अध्यक्ष होते हैं और 3 सदस्य होते हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखना चाहिए। 2 वर्षों के बाद गन्ना किसानों को राहत। यहाँ पे जो एक शब्द है, उस शब्द को हम लेकर चलते हैं। गन्ना किसानों के लिए सरकार ने 2 वर्षों के बाद उपज के उचित व लाभकारी मूल्य में वृद्धि की घोषणा की है। ये जो वर्ड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उपज की उचित और लाभकारी मूल्य। नॉर्मली जो अन्य फसल के लिए आप देखोगे वहाँ पे यूज होता है एमएसपी, इस वर्ड का यूज होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। लेकिन गन्ना के केस में होता है उपज के उचित और लाभकारी मूल्य, ये वर्ड का प्रयोग होता है। और साथ ही साथ गन्ना जो है
मंत्रिमंडलीय समिति की सिफारिश पे गन्ना का मूल्य तय होता है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति की सिफारिश पे गन्ना का मूल्य तय होता है। तो बेसिक दो फैक्ट याद रख लेना आप। गन्ना के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह पे उचित एवं लाभकारी मूल्य, ये वर्ड तय किया गया। साथ ही साथ गन्ना का जो प्राइस होता है वो तय होता है, वो होता है आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा। $2 ट्रिलियन की पहली अमेरिकी कंपनी बनी एप्पल। एप्पल जो है $2 ट्रिलियन की पहली अमेरिकी कंपनी बनी। अब इंडिया का जीडीपी आप जानकारी होना चाहिए आपको कि कितना है, $2.93 ट्रिलियन। यानी एप्पल का जो टोटल एसेट्स है उससे थोड़ा ही ज़्यादा भारत की टोटल जीडीपी है। तो एप्पल जैसा कंपनी, अमेरिका का एकमात्र कंपनी एप्पल, या कह सकता हूँ कि अमेरिका की सिर्फ एक कंपनी एप्पल की जीडीपी विश्व की कई देशों की जो है टोटल जीडीपी से अधिक है। तो एकमात्र कंपनी का टोटल मूल्य विश्व के कई देशों की जीडीपी से अधिक है, और एप्पल के जो टोटल मूल्य है वो लगभग भारत की जीडीपी के आसपास ही है। तो भारत की जीडीपी $2.93 ट्रिलियन की है, और एप्पल का जो है मूल्य है टोटल $2 ट्रिलियन क्रॉस कर चुकी है। बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए, यूपीएससी नहीं पूछेगा लेकिन वनडे एग्जाम आपसे पूछ सकता है। एक बार इसको पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये एडिटोरियल। ओके, ये एडिटोरियल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें कुछ खास कंटेंट नहीं दिया हुआ। लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा चर्चा किया जाए इस पर। देखो, अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर हैं। पहला सेक्टर है कृषि, दूसरा सेक्टर क्या है, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, और तीसरा क्या सेक्टर है, सेवा सेक्टर है। तो कृषि के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर है, सेवा के क्षेत्र में भी भारत लगभग आत्मनिर्भर है, लेकिन विनिर्माण के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत आत्मनिर्भर नहीं है। तो बेसिकली ये जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज लाया गया है, आत्मनिर्भर भारत जो योजना लाई गई है सरकार के द्वारा, इसका बेसिक उद्देश्य है कि किस तरह से हम विनिर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, यानी हम मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में आत्मनिर्भर बने। इसका बेसिक ध्येय यही है। और यूपीएससी क्वेश्चन आपसे पूछ सकती है कि क्या विनिर्माण क्षेत्र में आगे बढ़े बिना हम जो है भारत एज ए इकोनॉमिक पावर हो सकता है? क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बिना डेवलपमेंट के भारत जो है विश्व की महाशक्ति बन सकती है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आत्मनिर्भर भारत के बारे में बेसिक 5 पॉइंट जिसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने संबोधन में किया था। तो 5I की उन्होंने चर्चा की थी। भारत को अगर आत्मनिर्भर बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमें आगे बढ़ना है, तो 5I का जिक्र किया था उन्होंने। इंटेंट होना चाहिए, इरादा होना चाहिए, इंक्लूशन होना चाहिए, समावेशन होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, निवेश होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और इनोवेशन होना चाहिए। ये बेसिकली 5 फैक्ट होना चाहिए, तभी जाकर के हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। बाकी एडिटोरियल में कुछ खास इंपॉर्टेंट दिया हुआ नहीं, एक बार इसको पढ़ सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत के बारे में कई बार हमने डिस्कस किया, फिर अगर एडिटोरियल आएगा तो फिर हम डिस्कस कर देंगे। देखो, दरोगा बोला 3 तलाक कानून में क्या रखा है, सराई को मानो। हुआ क्या, मैटर क्या हुआ कि एक महिला जो पीड़िता थी, उनके हस्बैंड ने सऊदी अरब से उसे फ़ोन पे ट्रिपल तलाक दे दिया।
वो महिला गई केस करने के लिए कि ट्रिपल तलाक के खिलाफ हमें केस करना है, और वहाँ पे दरोगा के द्वारा इस तरह का स्टेटमेंट दिया गया। तो नॉर्मली हमारी जो नौकरशाही है या हमारी शासन प्रशासन की जो व्यवस्था है अभी भी इस मानसिकता से नहीं निकली है। ट्रिपल तलाक बैन हो चुका है कानूनन। जो है जिस महिला को अगर ट्रिपल तलाक दिया गया है उसे हर एक तरह का राइट प्राप्त करने का अधिकार दे दिया है सरकार ने, संसद ने हमारा बिल पारित कर दिया है, लेकिन लोगों की मानसिकता अभी तक चेंज नहीं हुई है, खास करके अधिकारी की मानसिकता अभी तक चेंज नहीं हुई है। तो बेसिकली ट्रिपल तलाक के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम प्राप्त करेंगे। ट्रिपल तलाक के लिए जो एक्ट बना था, सबसे पहले तलाक का 3 पार्ट होता है, 3 तरह के तलाक होते हैं। जो ट्रिपल तलाक है उसे कहा गया तलाक ए बिद्दत, तलाक ए बिद्दत। ट्रिपल तलाक के लिए जो एक्ट है उस एक्ट का नाम है मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019। प्रमुख प्रावधान क्या किया गया है कि 3 तलाक को दंडनीय मान दिया गया, दंडनीय हो गया यह। दूसरा है कि पति को अधिकतम 3 साल की जो है सजा और जुर्माना हो सकता है। तीसरा है कि मजिस्ट्रेट को पीड़िता का पक्ष सुनने और सुलह कराने और जमानत देने का अधिकार होगा। चौथा है कि पीड़ित मुकदमे से पहले पीड़ित का पक्ष सुनने के बाद मजिस्ट्रेट आरोपी को जमानत दे सकता है। यानी जो मजिस्ट्रेट है, जज है, उसको काफ़ी पावर दिया गया, वो चाहे तो पीड़िता का पक्ष सुन करके जो है जमानत दे सकता है आरोपी को। साथ ही साथ पीड़ित जो है ब्लड रिलेटिव और विवाह से संबंध से बने हुए संबंधी ही पुलिस में शिकायत कर सकते हैं। पीड़ित मजिस्ट्रेट को द्वारा दिए गए मुआवजे के हकदार होगी। जो मुआवजा उसे बोला जाएगा कि ये मुआवजा दो, वो मुआवजा की हकदार पीड़िता होगी। साथ ही साथ अदालत के निर्णय आने तक संतान मां के संरक्षण में रहेगी और पति को गुजारा भत्ता देना होगा। तो इस तरह से ट्रिपल तलाक को कानूनी बैन करके कई सारे प्रोविज़न किए गए हैं जो पीड़िता के पक्ष में हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप याद रख लेना। आईआईटी खड़गपुर शास्त्रीय व लोक कला अकादमी की शुरुआत किया। हमें पता है कि नई शिक्षा नीति आया है और नई शिक्षा नीति के तहत आईआईटी खड़गपुर जो पहला देश की यूनिवर्सिटी बन गई है, पहला देश की इंस्टीट्यूट बन गई जिन्होंने शास्त्रीय और लोक कला अकादमी की शुरुआत किया है। बेसिक जानकारी, वनडे एग्जाम के लिए जानकारी आपको होना चाहिए। सशस्त्र विद्रोह के बाद माली के राष्ट्रपति ने दिया इस्तीफा। तो माली पे जो है वहाँ के मिलिट्री ने कब्जा कर लिया, माली पे की सत्ता पे वहाँ के मिलिट्री ने कब्जा कर लिया। इम्पोर्टेंट नहीं है, बेसिक इम्पोर्टेंट आपके लिए कि माली का लोकेशन जाकर के चेक कर लेना, अफ्रीकन कंट्री है या। दूसरा है कि माली के राष्ट्रपति का नाम याद रख लेना, वनडे एग्जाम में पूछ देगा आपको। तो माली के जो राष्ट्रपति रहे हैं वो हैं इब्राहिम ब्राउबकर कीता। इब्राहिम ब्राउबकर कीता माली के राष्ट्रपति रहे हैं, जो इस्तीफा जिसे देना पड़ा है और वहाँ पे मिलिट्री रूल आ गई है, मिलिट्री ने कब्जा कर लिया। बेसिक इन्फॉर्मेशन, लोकेशन माली का जाकर के नेट पे देख लेना या अपने मैप में जाकर देख लेना। एक बार इसको भी आप देख सकते हैं, एक बार इसको पढ़ सकते हैं कि किस तरह से जलवायु परिवर्तन होने से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। वर्तमान में इसको कोरोना से अगर आप कंसर्न करोगे तो हमने देखा है कि कोरोना आखिर क्यों फैल रहा, क्योंकि सरकार ने बायोडाइवर्सिटी पे काम नहीं किया। विश्व की सरकार ने बायोडाइवर्सिटी को काम नहीं किया। बायोडाइवर्सिटी को जिस तरह से हम नुकसान पहुंचा रहे हैं उसका प्रतिफल हम देख रहे हैं कि विश्व के देशों को कोरोना झेलना पड़ रहा है। और इसी तरह से हम जलवायु परिवर्तन पे अपेक्षित काम नहीं कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा कोरोना में जितनी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा उससे कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा अगर हम जलवायु परिवर्तन पे ध्यान नहीं देंगे। तो उसी के रिगार्डिंग आर्टिकल एक बार जाकर के इसको देख सकते हैं। चलिए आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था, क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सीबीआई, पहला स्टेटमेंट, सीबीआई एक सांविधिक निकाय है, बिल्कुल गलत है।
सीबीआई ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही सांविधिक निकाय है। तो याद रख लेना, सीबीआई को दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के माध्यम से शक्ति प्राप्त। दूसरा है कि केंद्र सरकार किसी राज्य में अपराध की जांच के लिए सीबीआई को अधिकृत कर सकती है, लेकिन ऐसा केवल संबंधित राज्य सरकार की सहमति से ही किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। और तीसरा है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सीबीआई की सहमति के बिना भी देश में कहीं भी अपराध की जांच कर सकती हैं। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।